हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में कि किस तरह से हमारा इंटरफेरेंस होता है वेव का और किस तरह से पैटर्न बनता है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है बच्चों? तो मान लो हमारे पास दो लाइट के सोर्स हैं। एक हमारे पास सोर्स ये है और दूसरा लाइट का सोर्स ये है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारे यहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो इंटेंसिटी का हो, चाहे वो एम्पलीट्यूड का हो, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो हमारे पास दो लाइट के सोर्स हैं, एक है सोर्स S1, दूसरा लाइट का सोर्स है S2। अब क्या हुआ, यहाँ से लाइट कुछ हमारी निकलेंगी तो वह लाइट वेव फ्रॉम बोथ सोर्स सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि जब लाइट रे, जो लाइट वेव हैं, वो क्या करें, एक पॉइंट पर जाके मिले। सुपर इम्पोज का मतलब है मिलना। अब ये दो तरह से मिलेंगी। तो जैसे ये मान के चलो ये जा रही है वेव और इधर से ये वेव जा रही है। अगर मान लो ये दोनों सेम फेज में जाके मिले, देयर आर सम पॉइंट वे लाइट वेव मीट इन सेम फेज। अगर वो सेम फेज में मिले, सेम फेज का मतलब ये है कि ये वाला जो जा रहा है ये, और इसी डायरेक्शन में दूसरा जाए और ऐसे सुपर इम्पोज कर जाए कहीं पर, तो ये सेम फेज में जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी निकली लाइट इस तरह से और ये भी क्या है, इस तरह जा रही है। तो दोनों हमारी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से ऊपर इम्पोज करिए, ये वाली इधर जा रही है और ये वाली इधर जा रही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों का फेज सेम है। ये यहाँ पर दोनों का फेज सेम है। जब सेम फेज हो तब हम क्या पढ़ेंगे, तब यहाँ पे जो बनेगी उसको हम पढ़ेंगे ब्राइट रीजन। द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमम एंड आर कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट रीजन या ब्राइट फ्रिंज। तो जहाँ पर डेंसिटी इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिले वहाँ पर क्या होगा, ब्राइट रीजन होगा। ठीक है। इसी तरह से मान लो कि देयर आर सम पॉइंट वे लाइट वेव मीट इन अपोजिट फेज। अगर लाइट वेव अपोजिट फेज में मिले तो वहां पर हमेशा हमेशा कौन सा रीजन होगा, जैसे ये अपोजिट फेज है, ये किधर जा रही है, इधर जा रही है, ये किधर जा रही है, इधर जा रही है। एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का डायरेक्शन इधर है। वही यहाँ की बात करो तो ये वाली वेव किधर जा रही है, इधर जा रही है, ये वाली वेव इधर जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डार्क रीजन। द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी मिनिमम। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी, इनको हम पढ़ेंगे डार्क रीजन। क्लियर? तो द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड when light wave superimpose is called interference of light। तो जब दो या दो से अधिक वेव क्या करें, आपस में सुपर इम्पोज करें या फिर मिले आपस में, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड, यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे क्या, ब्राइट रीजन, और इसको हम पढ़ेंगे डार्क रीजन। डार्क रीजन कब होगा, डार्क रीजन तभी होगा जब यहाँ पर जो फेज हो अपोजिट फेज में जाके वेव मिले। ठीक है, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब एक वेव इधर से आ रही है और दूसरी वेव इधर से आ रही है, दोनों यहाँ पर मिल गए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डार्क रीजन। और वही अगर सेम फेज में जा रही है इस तरह से तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्राइट। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। तो एक होगा सिंपल पैटर्न और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स पैटर्न। सिंपल पैटर्न स्टेशनरी पैटर्न, मतलब एक जगह पर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सस्टेन्ड पैटर्न और स्टेडी स्टेट पैटर्न। तो सिंपल पैटर्न की बात हम करें यहाँ पे। हाउ डू वी गेट स्टेडी स्टेट पैटर्न? तो स्टेडी स्टेट पैटर्न कैसे, देयर आर ए फ्यू कंडीशन विच हैव टू बी फॉलोड टू get a steady state pattern. Before we understand the condition, let's visualize the steady state pattern। तो मान लो हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है यहाँ पर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है और यहाँ से क्या है, हमने एक सिंगल स्लिट ले लिया। सिंगल स्लिट मतलब एक हमने छोटा सा होल ले लिया। मैंने स्लिट इज प्लेस द गेट ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हम लोगों ने माना कि हमारा पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा जो वेव फ्रंट बनता था वो कैसा था, स्फेरिकल। यहाँ से इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा।
ठीक है। लेट द डॉटेड स्फेरिकल वेव फ्रंट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रफ। यहाँ पर क्या है, ये ऊपर नीचे ट्रफ, और ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब यह क्या हुआ, इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ क्या होगा, टॉप व्यू इस तरह से और ये बॉटम, मतलब ये हमारा बनेगा ट्रफ और ये बनेगा, एक होगा क्रस्ट, एक होता है ट्रफ। ठीक है, तो ये बनेगा क्रेस्ट और ये बनेगा ट्रफ और ये बनेगा क्रेस्ट। ठीक है, तो जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको हम पढ़ते हैं क्या, क्रेस्ट। जहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी जहाँ पर करेंगे ट्रफ। मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्यादा। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो समझ जाओ उसको हम पढ़ते हैं क्या, ब्राइट रीजन। तो ब्राइट रीजन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है। क्लियर है। बात करते हैं, यहाँ पर हमारे दो हैं, तो नाउ सपोज इफ टू स्लिट आर केप्ट, अगर मान लो हमारे पास दो हैं स्लिट, तो क्या होगा, इस तरह से क्या है, ट्रफ और क्रेस्ट बनेंगे। बनने के बाद क्या है, दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो जहां पर मान लिया ये दोनों हमारे क्या करें, दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं। द पॉइंट पी हैज ए क्रेस्ट मीटिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिला। जहां पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले तो वहां पर हमेशा क्या बनता है, अच्छा क्यू विल आल्सो बी ब्राइट बैंड, जी क्या होगा, ब्राइट बैंड होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में जाएंगे। ठीक है, अच्छा आर क्या होगा, आर हमारा क्या बनेगा, ट्रफ। ट्रफ क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा अच्छा आर ट्रफ है क्योंकि डॉटेड है, दैट इट वुड बी डार्क बैंड। ये कैसा होगा, डार्क होगा, और ये कैसा होगा, ब्राइट। सिमिलर वी गेट मैनी डार्क एंड ब्राइट बैंड। तो इस तरह से हमें बहुत सारे डार्क और ब्राइट मिलेंगे। इन सभी पॉइंट को जब मिलाएंगे तो स्क्रीन पर जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा, तो ये चीज जो है ना पी पॉइंट, तो पी पॉइंट हमारा क्या, सेंट्रल ब्राइट बनाएगा। तो ये बना ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये ब्राइट बैंड, इस तरह से क्या है, डार्क ब्राइट मिलते रहेंगे। इसका दूसरा नाम होगा सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। तो हमेशा सेंट्रल ब्राइट के ऊपर और नीचे हम पोजीशन की बात करेंगे। तो सेंट्रल ब्राइट के बाद तुरंत डार्क, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क ब्राइट, इस तरह से आपको पैटर्न वहां पे दिखाई पड़ेगा। अब हमने मान लिया द redistribution of energy due to superimposition of two or more wave is called interference। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो डेरिवेशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, हम डेरिवेशन देख रहे हैं। कंसीडर टू वेव कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। तो हमने सोर्स ले लिए दो, एक हमारे पास सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स क्या है, S2। दे इंटरफेयर एट पॉइंट P, जैसा कि पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर क्या है, P पॉइंट पर ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, देयर इक्वेशन आर गिवन बाय, तो एक हमारी इक्वेशन क्या बनी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, y1 बराबर a sin ओमेगा टी, और दूसरा हमने वेव मान लिया कितना, y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर फाइव क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एंगल में अगर ये वाले एंगल से ये वाले एंगल को माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो यहाँ से अगर फाइव फेज डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, ओमेगा टी अब प्लस फाइव अब माइनस का ओमेगा टी, यहाँ से ओमेगा टी खत्म, तो फेज डिफरेंस आपको मिल गया फाइव। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो हम बाद में पढ़ेंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि पहला हमें ब्राइट यहाँ पर मिला। ठीक है, या कुछ भी सही, इसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। ठीक है, द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन का मतलब है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या बनेगा, बाई वन प्लस बाई टू। अब हमारे पास बाई वन की इक्वेशन क्या है, बाई साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा ए क्या होगा यहाँ पर, ए होगा एम्पलीट्यूड, क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो आपको क्रेस्ट और ट्रैक में दिख रहा था इस तरह से, ये चीज इसको हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो हमने ए साइन ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ये बना, अब इसको हमने क्या मान लिया, वन प्लस कॉस फाइव को आर कॉस फाइव थोड़े समय के लिए हमने मान लिया। ए साइन फाइव किसके बराबर होगा, आर कॉस फाइव। ठीक है, बाई बराबर किसके हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी कॉस फाइव कॉस थीटा, आर साइन थीटा
कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। इक्वेशन को ऐड करने के बाद या तुम सीधा सा मतलब ये समझो, और इससे सिंपल तरीके से हम करवा रहे हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, एक हमारे पास है y बराबर a साइन ओमेगा टी, और दूसरी हमारे पास है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस का एक्स। ठीक है, और इसको हमने a1 मान लिया। अगर हम फेज डिफरेंस निकालें फाई, तो फाई बराबर तुम्हें मिलेगा कितना, ओमेगा टी प्लस के एक्स और माइनस का ओमेगा टी, यहाँ से हो जाएगा के एक्स। इसको हम पढ़ते हैं क्या, फेज डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होगा हमारा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। क्लियर है, ये बन गया फेज डिफरेंस। अब सुनो, यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है लेमडा अपॉन में 2 पाई, लेमडा अपॉन 2 पाई। अब ये के की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो फाई किसके बराबर मिलेगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू में एक्स। ठीक है, क्या मिलेगा एक्स। अच्छा, एक्स क्या हमारा पाथ डिफरेंस। जैसे हमने मान लिया हमारी एक वेव इधर जा रही थी और दूसरी वेव इधर जा रही थी, ये हमारा सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है, ये पॉइंट हमें P मिला, ये हमारा x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1, ये होगा पाथ डिफरेंस डेल्टा x। ठीक है, तो कह सकते हो ये हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात अगर बात करें, यहाँ पर दोनों इक्वेशनों को अगर जोड़ें तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आएगा, y बराबर y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 साइन ओमेगा टी और प्लस का dx। तो इस तरह से क्या है, सारी इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जरा देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और इंटेंसिटी के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस। अब जैसे मान लो हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेव है, तो रिजल्टेंट अगर देखें, रिजल्टेंट की बात करें तो हमने मान लिया कि जो एम्पलीट्यूड है दूसरे वाले का, ठीक है, दूसरे वाले का वो A1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, हमने मान लिया एंगल बना रहा है कितना, फाई। ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट करा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देखें, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा वो तुम्हारा इसका डायगोनल के बराबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए आर स्क्वेयर बराबर हो जाएगा A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो ये तुम्हारा बनेगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर हमेशा जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो आई जो है वो डायरेक्टली होती है किसके, ए स्क्वेयर की। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकालें आई तो बराबर मिलेगा कि ए स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि आई की वैल्यू कितनी है, या फिर ए स्क्वेयर बराबर क्या होगा, आई अपॉन में टी। अब यहाँ से अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालें तो क्या बनेगा, तो ए आर की जगह क्या रखेंगे, आई आर और अपॉन में के बराबर लिखेंगे I1 अपॉन में के प्लस I2 अपॉन में के, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू है ना आई अपॉन के, प्लस 2। A1 की अगर वैल्यू निकालें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा रूट के अंदर आई अपॉन में के। यहाँ से क्या लिखेंगे, रूट के अंदर I1 अपॉन में के इंटू में रूट के अंदर I2 अपॉन में के और इंटू में कर देंगे कॉस फाई। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा आई आर वो बनेगा के से के खत्म हो जाएगा, यहाँ से रूट के अंदर है तो के से के खत्म, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर
I1 I2 cos फाई। तो ये तुम्हारा इंटेंसिटी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, एक इंटेंसिटी और दूसरा एम्पलीट्यूड। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए मान लो हमारे पास जो दो सोर्स थे, हमेशा ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो भी चीजें हमारी होंगी वो मैक्सिमम होंगी, चाहे वो इंटेंसिटी हो, ठीक है, और चाहे वो, तो हमने मान लिया कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, सेम फेज में काम करते हैं चीज, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम, और इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, ये चीज मैक्सिमम कब मिलेगी, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा रिजल्टेंट का, ए आर स्क्वेयर किसके बराबर था, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, यही था। अगर मान लो cos फाइव की वैल्यू हम क्या कर दें, +1 कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको ये मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, cos फाइव +1, तो फाइव की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, या तो 0 रखो 0 डिग्री, या तो रखो कितना पाई, या रखो कितना 2 पाई, या रखो 3 पाई। मतलब अगर तुमने फेज डिफरेंस रखा कितना n पाई, यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, 0 1 2 3, तब जाके cos फाइव क्या होगा, +1 होगा। तो जैसे ही cos फाइव +1 हुआ, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, A1 स्क्वायर के और प्लस A2 स्क्वायर, और प्लस बन जाएगा कितना 2A1 A2। ठीक है। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ से ए रिजल्टेंट जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो वो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट, वो मिलेगा A1 प्लस A2। ठीक है। तो ये होता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा जो तो आपको फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमेशा कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी बात, ये हमें मिल गया, तो फेज डिफरेंस हमारा ये बनेगा। अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस निकालें, तो पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, पाथ डिफरेंस यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था फाई बराबर λ/2 पाई इंटू में डेल्टा एक्स। यहाँ से पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा 2 पाई/में लेमडा इंटू में फाई। ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, देखो अगर हमने फाई की वैल्यू कितनी रखी 0, यहाँ पर 0 मिलेगा आपको पाथ डिफरेंस। अगर हमने फाई की वैल्यू लिखी पाई, तो पाई, यहाँ पर जो λ/2 पाई इंटू फाई होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई/में लेमडा था, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो होता है λ/2 पाई इंटू में फाई। ठीक है। तो फाई की वैल्यू 0 रखी तो 0, अब फाई की वैल्यू रखो कितनी, फाई की वैल्यू रख दो पाई, तो फाई की वैल्यू पाई रखोगे तो मिलेगा λ/2। तो उसके बाद मिलेगा कितना, अब 3 λ/2, नहीं, फाई की वैल्यू कितनी रखोगे 2 पाई, तो 2 से 2 खत्म, देखो यहाँ पे क्या रखा 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा कितना लेमडा।
नहीं, डिफरेंस पहले ही मिला λ/2। अब कितना मिलेगा? पाई रखा λ/2। अब रखो फाई की वैल्यू कितनी? 2 पाई। अब क्या मिलेगा? लेमडा। उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? 3 पाई। तो हो जाएगा 3 पाई/लेमडा। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस थोड़ा गड़बड़ा रहा है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या बताया था, हमने बताया कि यहाँ पर रिजल्टेंट तो निकाल लिया हमने, तो फाई की वैल्यू कितनी आई? फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। वहाँ पर पार्ट डिफरेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया था। पे डिफरेंस कैसे होगा? जैसे कॉस कॉस फाई, तो फाई की वैल्यू आपको 0, फाई की वैल्यू 80 कितनी रखनी पड़ेगी? 0, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई। ठीक है, तब जाके क्या होगा, इन पे हमेशा कॉस फाई की वैल्यू क्या रहेगी? +1। ये है वैल्यू आपकी। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको निकालना डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है? λ/2 पाई इंटू में फाई। तो डेल्टा एक्स बराबर, अगर हमने फाई की वैल्यू पहले 0 रखी तो आपको 0 मिलेगा। उसके बाद अगर मान के चलो हमने 2 पाई रखा तो लेमडा मिलेगा। उसके बाद अगर हमने कितना रखा? 4 पाई, तो आपको मिलेगा 2 लेमडा। उसके बाद 3 लेमडा। तो इस तरह से मिलता रहेगा। अगर डेल्टा एक्स का पार्ट डिफरेंस का हम जनरल फॉर्मूला बनाएं तो मिलेगा आपको n लेमडा। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0, 1, 2, 3, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, या पहले यहाँ से इंटेंसिटी हम निकाल लें। ठीक है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी अगर निकालें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2 कॉस फाई। अब जब कॉस फाई की वैल्यू +1 हो जाएगी तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट के अंदर I1 I2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई आर बराबर रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो ये रिजल्टेंट का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी आपको मिलेंगी वो कैसी फ्रिंज मिलेंगी? डार्क फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा? मिनिमम। और जो इंटेंसिटी है वो भी क्या रहेगी? मिनिमम। दोनों चीजें क्या रहेंगी? मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कॉस फाई की वैल्यू है वो -1 कर दें तो मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। तो मिनिमम कब मिलेगा? जब -1 कर दें। अच्छा, -1 वैल्यू कब होगी? -1 कब कब होगा? तो फाई की वैल्यू अगर हम 180 रखें पाई, या रखें 3 पाई, या रखें 5 पाई, या रखें 7 पाई, इस तरह से। तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फेज डिफरेंस की? 2n - 1 इंटू में 5।
ठीक है, ये होना चाहिए फेज डिफरेंस का वैल्यू। यहाँ पर एन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3। अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें, पाथ डिफरेंस, ये तो फेज डिफरेंस बना, अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 5। तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स, अगर हमने 5 की जगह पहले रखा कितना, पाई, तो जैसे 5 की जगह पाई रखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, लेमडा बाई 2। उसके बाद 5 की जगह रखोगे 3 पाई, तो यहाँ से मिलेगा 3 लेमडा अपॉन में 2। उसके बाद मिलेगा 5 लेमडा अपॉन में 2। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यू मिलेंगी। डेल्टा एक्स की जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या मिलेगा आपको, लेमडा अपॉन 2 पाई 2n माइनस 1 इंटू में पाई, या कह सकते हो लेमडा अपॉन 2n माइनस 1। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3। तो ये हमारा बन गया डेल्टा एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात अगर करें कि इसके लिए हमारा इंटेंसिटी क्या बनेगा, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी बनेगी, तो इंटेंसिटी के लिए अगर निकालें तो रिजल्टेंट आई जो आर होगा वो बनेगा I1 प्लस I2 माइनस का 2 रूट के अंदर I1 I2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू -1 होगी। तो आई आर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। तो पाथ डिफरेंस हमने पता कर लिया, फेज डिफरेंस हमने पता कर लिया। तो ये हमारे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगा। ठीक है, कितनी होगी उनकी बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, अगर मान के चलो हमारे पास दो सोर्स हैं जिनमें इंटेंसिटी दोनों की बराबर रहे, I1 बराबर I2 बराबर I, यहाँ से हमेशा जो रिजल्टेंट होगा आई आर, उसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी I प्लस I और प्लस 2I कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर I1 I2 किसके बराबर हो जाएगा, I के, I1 I2 I के बराबर हो गया, कॉस फाई कर देना। यहाँ पर जो आई आर होगा वो हो जाएगा 2I और प्लस का 2I कॉस फाई। यहाँ से 2I हम बाहर ले लेंगे तो बनेगा 1 प्लस कॉस फाई। अब 1 प्लस कॉस फाई किसके बराबर होगा, तो यहाँ से कर सकते हो आई आर बराबर 2I इंटू में 2 कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो बनेगी 4I कॉस स्क्वायर 5/2।